हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देखेंगे आज पाठ 19वां। इस पाठ का नाम है बोध और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत कहानी में लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है जो मानसरोवर के 8वें भागों से संकलित की गई है। कहानियों का कथ्य मध्यम वर्ग के जीवन की समस्याओं से जुड़ा होता है। इस कहानी में एक शिक्षक अपने परिश्रम व ईमानदारी से जितना कमाता है वह भौतिक जगत में अत्यंत क्षुद्र है, किंतु समाज में शिक्षक का जो सम्मान है उनके आगे भौतिक जीवन के आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। अब देखेंगे हम ये पाठ। तो इसके अंदर शिक्षक की महत्ता बताइए। शिक्षक का पगार कम होते हुए भी शिक्षक अपनी समस्याओं से जूझता है और जूझने के बाद में भी परिश्रम करता है और परिश्रम करके अपने काम जो करता है वह ईमानदारी के साथ करता है। तो उसकी ईमानदारी आगे कैसी बताई गई है ये हम देखेंगे इस पाठ के अंदर। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते थे कि वह कहाँ फंस गया है। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर की प्रतीक्षा करने के बाद में कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। मतलब ये पुराने ज़माने की बात है। शिक्षक का पगार सिर्फ 15 रुपये था और 15 रुपये का उनको कमाने के लिए उनको महीना भर तक राह देखनी होती थी। और यदि दूसरी जगह पे वो काम करते तो शायद अभी तक मालामाल बन जाते थे, है ना। अब देखो, देखने को मिलते वे भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का आराम। देखो 15 रुपये मिलते तो क्या बोले, इधर आए और उधर गायब हो जाते, एक समाप्त हो जाते। क्योंकि महीना भर 15 रुपये चलाना बोले तो घर खर्चे में बाकी कामों में पैसे समाप्त हो जाते हैं और इन पैसों का कोई प्रकार के हमको सुख नहीं मिलता। न खुद सुख से आराम से खाने को मिलता है, न सुख से पहनने को मिलता है। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सिंहानवीस थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से अधिक न था, किंतु जब उनकी ज़िंदगी में चैन से वो रह सकते थे और सुख में उनकी ज़िंदगी थी। सिंहानवीस बोले तो आज्ञा से लिखने का कार्य करने का काम करते थे वहाँ पे तहसील के अंदर। दूसरे थे मुंशी बैजनाथ। ऐसे 2 व्यक्ति थे। उनके बाजू में मुंशी बैजनाथ क्या काम करते थे तो तहसील के अंदर लिखने का कार्य करते थे, और दूसरा जो अतिबल ठाकुर था वो हेड कांस्टेबल था। तो उनका जो ऊपर की कमाई होती है तो ऊपर की कमाई उनकी इतनी सारी होती है तो उनका आराम से घर खर्चा निकल जाता था। समझ में आ रहा है क्या? उनका आराम से घर खर्चा निकल जाता था। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से अधिक न था। पंडित जी से उनका वेतन कितना था? कम ही था। लेकिन क्या बता रहे हैं, तब भी उनकी ज़िंदगी चैन और सुखमय थी। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर ही ज़्यादा पैसा मिलता है, इसलिए उनकी ज़िंदगी कैसी थी? आराम से थी, चैन से थी। संध्या को कचहरी से आते बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रूप था। देखो उनके घर में क्या क्या चीज़ें थी, सुख शांति की चीज़ें थी उनके घर में। आते से बच्चों को पैसे दे देते थे, बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते थे, बच्चों को पैसे देते थे। इतना ही नहीं तो उनके घर में नौकर चाकर भी काम करते थे, और घर में कुर्सियाँ, मेज, और उनका मोहल्ले में कैसा रूप था। डर लगते थे लोगों को कि ऐसे रहते थे वो। उन दोनों महाशय के आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। पैसे वाले को लोग सलाम करते हैं, अपने जैसे को कौन सलाम करता है नहीं। 4 पैसे की चीज़ एक हाथ में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी को कभी आटा, कभी दूध, कभी सब्जी भेज देते थे। पंडित जी को उनके दोनों लड़के को पढ़ाना पड़ता था। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर कह रह जाते। क्यों बोलते थे? क्योंकि अमीरों के बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और पंडित जी को उनको पढ़ाने भी जाना पड़ता था। पढ़ाने जाते समय पे वो क्या करते थे, उनको तनख्वाह नहीं देते थे। उनके घर पे कुछ सामान भेज देते थे, तनख्वाह नहीं देते थे वो।
सिर्फ सामान भेज देते थे। इस समय ऐसा कार्य उनका चलता था। समझ में आया था? उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, मतलब बच्चों को पढ़ाते थे इसलिए उनके घर में दूध दही वगैरह आ जाता था। इसलिए बेचारे अप्पान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इस सबसे निकलने के लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। उनको ये सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ से कहाँ तो भी दूसरी जगह पे बदली कर दीजिए। तो उन्होंने अफसरों को पत्र लिखे, सब कुछ किए, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अफसर लोग सुनते ही नहीं थे। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर पाठशाला पहुँचते, देर तक काम करते, मन लगाकर पढ़ाते। उनसे उनके अफसर लोग खुश थे। देखो, स्कूल में जाने के बाद में पढ़ाई बच्चों को अच्छे से करवाना और पढ़ाई करवाने के बाद में उन बच्चों को अच्छी तरह से पेपर लेना, टेस्ट लेना, ये सारी बातें स्कूल का जो भी कार्य था ऊपर अच्छी तरह से करते थे। उनसे उनके जो कार्य के लोग थे ऑफिस के, सारे खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाते। वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता तो उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती में लोग उनसे संतुष्ट थे। पाठशाला में छात्रों की संख्या बढ़ गई। पाठशाला के लड़के उन पर जान देते थे। कोई आकर घर में पानी भर देता, कोई उनकी बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। देखो, स्कूल में जैसा कार्य करते थे, अच्छा काम था, तो अच्छा काम होने से उनके बच्चे बहुत खुश थे। और बच्चे खुश होने की वजह से कभी कभी बच्चे घर पर भी आ जाते थे। कभी पानी भर देना, कभी बकरी के चारा लेकर आना और पंडित जी के घर में कोई चीज़ भी लाकर दे देना, ऐसे कार्य करते थे। और पंडित जी सबको अच्छा समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने अपने परिवार सहित अयोध्या यात्रा की सलाह की। कौन कौन? ये मुंशी बैजनाथ था और अतिबल ठाकुर, ये दोनों ने सलाह की कि हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने जाना है अयोध्या। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना कर दिया, परंतु जब उन लोगों ने खर्च देने की बात की तो पंडित जी से इनकार नहीं कर सके, क्योंकि जाना बोले तो कहीं बाहर गांव जाना है तो पैसे लगते हैं, और जब पैसे लगते हैं तो मास्टर जी के पास में तो पैसे नहीं थे। पर दोनों ने क्या कहा, हम आपके पैसे भर देते, आपके पैसे हम भरने की वजह से आप हमारे साथ में चलो, आप कोई नहीं मत बोलो। इस प्रकार से उनको पैसे भर दिए और पैसे भरने के बाद में वो भी साथ में चले गए। सब जन साथ में जा रहे हैं। अब बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उसी उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। ये 2 जन साथ में बैठे और मुंशी जी अलग डिब्बे में जाकर बैठ गए। अब देखो, दोनों अलग अलग जगह पे बैठना हो गया। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। देखो, ठाकुर साहब जहाँ बैठे थे वहाँ पे बहुत रश थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कोई पैसेंजर को कि उठिए में बैठने दीजिए। तो लोग क्या बोलते, यह थाने में आपकी चलती है, यहाँ पर नहीं चलती, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभल कर बात करने को कहा। ठाकुर, तुम कौन हो जी? हम वही हैं जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिससे आपने 25 रुपये लेकर टले थे। मतलब देखो, जिस समय पे मेरे ऊपर जासूसी का आपने इल्ज़ाम लगाया था और उस समय आपने क्या किया था, मेरे से ज़्यादा 25 रुपये आपने लिए थे और मेरा काम नहीं किया था। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? ये थाना थोड़े ही है, यह कि आपके राज में फ़र्क पड़ जाएगा। देखो क्या बोल रहा दूसरा व्यक्ति उठकर, ठाकुर साहब आप कहाँ बैठ जाओ, जब सीट नहीं मिली तो आप नीचे बैठ जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? थाने में आपको सीट पे बैठना पड़ता है, यहाँ तो कहाँ पे बैठे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसर, आपने मेरी सूरत भले ही नहीं देखी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात के डंडे लगाए थे। क्या बोल रहे हो? देखो, आपने मेरी सूरत भले ही नहीं देखी, लेकिन आपने मुझे क्या किया था, इसी गांव के अंदर मुझे आपने रात के समय पे डंडे मारे थे, है ना, बिना कारण मुझे डंडे मारे थे। तो वो भी व्यक्ति अब चुप रहा क्या? नहीं, उसने भी अब अपनी लगाना शुरू कर दिया। दूसरा मुसाफिर ने भी बोल दिया। यह कहकर उसने और भी पाँव फैला दिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए।
अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहाँ से निकाल कर दूसरे डब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर जाकर गिर गए। गार्ड के कहने से दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते जाकर गाड़ी में बैठ गए। अब देखो क्या हुआ, कहकर उसने क्या किया, पाँव फैला दिए। अब पंडित जी चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया तो ठाकुर साहब ने अपने बाल बच्चों को वहाँ से निकाल कर दूसरे डब्बे में बैठ गए। हो जाकर दोनों उधर जाने के लिए सामान दोनों इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। इन लोगों ने क्या किया, उनका सामान ज़मीन पर फेंक दिया और ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे वो कहाँ पर जाकर गिरे, प्लेटफॉर्म पर जाकर गिरे। और गार्ड के कहने से दौड़े थे कि इंजन ने सीटी देती और गाड़ी चली गई। ये रह गए। उधर मुंशी जी के पास पैर फैलाने की तक जगह नहीं थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और बाद में पेट में मरोड़ पड़ने लगी। देखो मुंशी बैजनाथ को क्या हो गया था, पेट में मरोड़ आने लग गई थी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव के दस्त के स्टेशन पर उतर पड़े। एक स्टेशन पर उतर गए, वो भी उनको तकलीफ होने लगी तो प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा पर जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने हाल देखा तो समझे हैजा हुआ है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को बाहर एक पेड़ के नीचे ले आए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि एक ही पास में छोटा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लोर से रहने वाले। ढाढ़स बंधा। दरोगा जी मुंशी को लेकर अस्पताल दौड़ गए। अब यहाँ पे दोनों जन क्या करे, अस्पताल में आ गए। डॉक्टर का नाम था चोखीलाल, कंपाउंडर था। लोग आदत से डॉक्टर कहा करते थे। देखो कंपाउंडर को भी लोग खेड़े में क्या बोलते हैं, डॉक्टर। उन्हें देखकर बैजनाथ को धीरे से बोले, अरे ये बिल्लोर के ही है, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखीलाल, जी हाँ, खूब पहचानते हो। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डांट कर आप अपना हक वसूल कर लेते हैं, न दो तो शाम तक खड़ा रखते। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए, दवा लेकर चलते बनी। अब देखो चोखेलाल भी कहाँ का है, इनको पहचान लिया कि जब मैं तहसील में आता था तो तुमने क्या किया था, मेरे को 10 रुपये के लिए खड़ा कर दिया था और दिन भर में खड़ा रहा। अब आप भी क्या करो, लगान के मेरे पैसे जैसे आपने वसूल किए वैसे भी आप मेरी फीस दो, फिर मैं आपको देखूंगा, वरना नहीं। जी हाँ, और जहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये। दरोगा जी ने बैजनाथ की पत्नी से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई तो वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकाल कर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फ़ायदा न हुआ। रात को दशा संभली। फिर दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। अब देखो पहले तो 10 रुपये उसने दे दिए, अब क्या करेंगे, अब पैसे नहीं है तो अब दूसरे दिन क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी का गहना बेचा और गहना बेचकर उनकी इलाज करवाया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। अब रात को गाड़ी में बैठ गए। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। तब एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाए। अचानक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। पंडित जी के पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं रात्रियों के ठहरने की जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। अब देखो पंडित जी को देखते ही उस व्यक्ति ने पहचान लिया। कौन थे वो? उनका पुराना शिष्य था, मतलब उन्होंने पढ़ाया था उस शिष्य को, तो उनके गुरुजी थे वो। तो कृपाशंकर नाम था। उसने झुककर प्रणाम किया और उसने पास में लालटेन थी, उन्होंने सबको पहचान लिया। पंडित जी की स्मृति जागी। हो बोले, ओहो कृपाशंकर तुम, तब तो तुम बहुत दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। कब छोटे बच्चे 8-9 साल के दुबला पतला लड़का, और इनको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बच्चे अपने टीचर को अच्छे से पहचानते, अपने शिक्षक को अच्छी तरह से, अध्यापक को अच्छी तरह से पहचानते। उसने अपने अध्यापक को पहचान लिया। पंडित जी की स्मृति जागी। ओहो तुम कृपाशंकर हो, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। हैं? कृपाशंकर, जी हाँ 9वां साल था।
मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से सौभाग्य के आपके दर्शन हो गए, ठहरने की चिंता न कीजिए, घर चलिए। यहाँ तक उन्होंने अब क्या किया, उनको अपने घर ले गया और घर पे जाकर उनका स्वागत कर रहा है। आगे का पार्ट अगले पीरियड में देखेंगे। बाप रे बाप।